Hello student, welcome to Mac Mehta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीटर ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट में भी है और आपके प्रैक्टिकल पार्ट में भी है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। तो क्या है मीटर ब्रिज? इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप पीछे पढ़ के आओ, जिन बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पहले उस वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, उसके बिना ये समझ लगना मुश्किल है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो पीछे पढ़ के आए हो आप, उसी को यूज करके एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना दी मीटर ब्रिज, जिसकी हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मैं अगर आपको एक रेजिस्टर दे दूं और आपको बोलूं कि बताओ ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप मीटर ब्रिज की हेल्प से उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या है मीटर ब्रिज का सेटअप, जरा ध्यान से समझना बच्चों। यहां पे देखो, ये सारा कुछ जो है ना, एक वुड के ऊपर अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो एक वुडन के ऊपर ये सारा सेटअप अरेंज किया जाता है। इस सेटअप में होता क्या है, ये जो बनाई गई है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। इसकी स्ट्रिप्स कॉपर की स्ट्रिप्स होती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्यों कॉपर की स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। तो ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। यहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स तो पता है ना, जिसमें से निकाल लो तो उतना ही रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है सर्किट में, ठीक है। उसके बाद ये है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एक रेजिस्टेंस आपको चाहिए जिसकी वैल्यू पता हो, और दूसरा अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो नोन वाले को यहां पर लगा दो, अननोन वाला इस तरफ लगा दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ए से सी तक ये रेड कलर की जो लाइन बनाई है मैंने, ये आपकी वायर होती है। किसकी वायर बनी होती है? ये वायर बच्चों होती है मैंगनीन की। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि क्यों मैंगनीन की वायर, तो सारे आंसर्स आपको आगे वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंगनीन की वायर होती है, और ये वायर जो है बच्चों 1 मीटर की होती है, या बोल दो 100 सेंटीमीटर की होती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? मीटर ब्रिज। क्योंकि इसमें जो वायर यूज हो रही है ना, वो 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की। इसी का सारा रूल है। कैसे? देखो आगे, यहां पे बच्चों आगे डी के साथ कनेक्टेड है, यहां पे एक पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस बॉक्स, उसके साथ गैल्वेनोमीटर, और उसके साथ लगी होती है, ये एरो शो कर रहा है जोकी को। जोकी क्या होता है? एक पेन होता है मेटल का, जिसके आगे टूथ बना होता है, टीथ सा बना होता है, और इस टीथ को आपने यहां पे ऐसे ए से सी तक वायर के ऊपर स्लाइड करना होता है, सो दैट कनेक्शन बन जाए वायर के साथ इस डी पॉइंट का। तो वो होता है आपका जोकी। प्रैक्टिकली आपको ये अच्छे से समझ लग जाएगा, आपकी स्कूल लैब्स में ये पढ़े होते हैं, तो आपको करवाया भी गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो वहां पे आपको सेटअप माइंड में होगा, तो जोकी पता होगा क्या होता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक पिक्चर लगा दूं इस टॉपिक के बाद, जिससे आइडिया हो जाएगा कि मीटर ब्रिज कैसा था, जिसमें हर एक चीज को लेबल किया होगा, ठीक है। ये सारा ही सेटअप बच्चे आपको याद दिलवाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज की। कैसे? देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, 2 रेजिस्टेंस ऊपर लगे होते थे, 2 रेजिस्टेंस नीचे लगे होते थे, बीच में कनेक्टेड होता था गैल्वेनोमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करता था, मतलब जब IG 0 हो जाता है, करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, देन आपको पता है कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाता था। और उस कंडीशन में क्या बन जाती थी आपकी बैलेंस इक्वेशन? R बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू। यही होता था ना, इस साइड के रेजिस्टेंसेस की रेशियो इज इक्वल टू इस साइड के रेजिस्टेंसेस की रेशियो। यही चीज यहां पे यूज होनी है। तो कोई अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल क्या है मीटर ब्रिज का, तो आपने बोलना है इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? देखो यहां पे ये एक रेजिस्टेंस है जो यहां पे मैंने आर के साथ शो किया, और यहां पे भी आर के साथ शो किया। फिर उसके बाद ये कनेक्ट है ऐसे करके दूसरे रेजिस्टेंस एस के साथ, तो ये लगा है ऐसा आपका। यहां वायर के साथ कनेक्शन है, यहां आपको मैंने कॉपर स्ट्रिप्स के साथ कनेक्शन दे दिया, क्योंकि कॉपर स्ट्रिप्स का जो बच्चे रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इनको लगाया जाता है, सो दैट मीटर ब्रिज में वायर्स का रेजिस्टेंस ना काउंट हो। जैसे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ यही 4 रेजिस्टेंसेस है ना, ये वायर्स जो है इनका रेजिस्टेंस तो काउंट होता ही नहीं। इसी तरह हम चाहते हैं कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर्स का ही रेजिस्टेंस काउंट हो, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इनका रेजिस्टेंस काउंट ना हो। इसलिए ऐसे मटेरियल को यूज करो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या हो, कम। इसलिए हमने यूज किया कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो, आर और एस का तो चलो पता लग गया। अब बीच में लगा गैल्वेनोमीटर,
तो ये यहाँ पे वायर को जोड़ते हुए हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया बच्चों कि गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो करा तो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, कहीं ये ना हो जाए कि आप बहुत ज्यादा गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करवा दो और गैल्वेनोमीटर आपका क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसलिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे बेशक ऐसे बना भी सकते हो कि बीच में क्या लगा दिया मैंने, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे इस वायर के साथ बी पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, दिस इज योर डी पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। तो ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, वो यहाँ पे इस लाइन को शो कर रही है, दिस वन, जोकी के थ्रू वायर के साथ टच। अब होता क्या है मीटर ब्रिज में बच्चों, आपने क्या करना है, यहां से जोकी को स्लाइड करना शुरू करना है इस तरफ, यहां तक। जैसे यहां पहुंचा आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई जीरो, मतलब आपने तब तक स्लाइड करते जाना है जब तक गैल्वेनोमीटर क्या आना शो कर दे, जीरो डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमने यहां से स्लाइड किया, यहां पे बी तक पहुंचे हम, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में क्या आ गई, जीरो डिफ्लेक्शन। पहले मैक्सिमम थी, मतलब पहले गैल्वेनोमीटर आपका ऐसे था इस तरफ, उसके बाद आपने जैसे जैसे जोकी मूव करवाई, एक पॉइंट आएगा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा, बस वो पॉइंट ढूंढना है। और वो पॉइंट है हमारा बी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो है, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो है तो उसका क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब सेंट्रल आर्म में से, ये जो यहां पे सेंट्रल आर्म है इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, व्हाट डज इट मींस, कि आपका यहां पे तो आप बोल देते हो ना कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, तो यहां पे मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया। अब आप बोलोगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज में तो ऊपर दो रेजिस्टेंस और नीचे भी दो रेजिस्टेंस थे, यहां तो आपने सिर्फ ऊपर ही दो रेजिस्टेंस बनाया, तो बैलेंस हुआ कैसे? तो उसके लिए बच्चों यहां पे जो नीचे रेजिस्टेंस है ना, उनका रोल प्ले करते हैं ये वायर्स। अब आपको पता है कि कोई भी वायर, हमने कौन सी वायर यूज की, मैंगनीज की वायर यूज की, अलॉयज की वायर यूज की है, तो कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही ना। आपने पढ़ा है ना कि एक वायर का रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो दैट इज इक्वल टू, रो मतलब रेजिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ, और ए मतलब एरिया। और हमने ये जो वायर यूज की है इसका जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, ये नहीं कि कहीं पे मोटी होगी और कहीं पे पतली, सारी जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम। और मैंगनीन की बनी है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब ये जो पीस है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पीस की लेंथ कितनी है। मतलब नीचे जो आपका ये पी है रेजिस्टेंस, वो यहां पे इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, और जो आपका क्यू है वो रिमेनिंग वायर का रेजिस्टेंस होगा। समझ लगी ये चीज? तो यहां पे मीटर ब्रिज में दो रेजिस्टेंस ऊपर है व्हीटस्टोन के ये रे, और दो रेजिस्टेंस जो नीचे होते हैं वो ये वायर के पीसीज होते हैं, ठीक है। और आप करते क्या हो, आप जोकी को मूव करवाते हो इस तरफ, जिससे क्या होता है, इस साइड की लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है, इस पीस का रेजिस्टेंस, वो भी क्या होएगा, बढ़ेगा, सच दैट कि रेशियोज जो है ये आर बाय पी और एस बाय क्यू की रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। और जैसे ये रेशियो सेम आएगी, बीच में करंट क्या हो जाएगा, तो बस इतना कंसेप्ट है और कुछ नहीं, कि यहां पे जो दो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नीचे लगे होते हैं वो कौन बनते हैं, ये वायर के पीसेस। समझ लगी ये चीज? तो मैं इस पीस के रेजिस्टेंस को P लिखूंगा और इस पीस के रेजिस्टेंस को Q लिखूंगा। अब P और Q होंगे कितने, देखो अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके यहां तक लेंथ L है, और ये पता कैसे चलेगा कि ये लेंथ कितनी है, तो इसके लिए नीचे जो है ना आपके ऑपरेटर्स में एक मीटर स्केल लगा होता है, मतलब 1 मीटर का एक स्केल लगा होता है, तो आप उस स्केल से पता कर सकते हो कि ये कितनी लेंथ है जिस पे जाके आपका नल पॉइंट आया है, ठीक है। तो मान लो कि ये L लेंथ है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, टोटल मैंने आपको बोला है कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर ये L है तो बचेगा कितना, 100 माइनस L, तो इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ 100 माइनस L। तो P रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रो लेंथ इज L बाय एरिया इज A। वैसे ही Q किसके इक्वल होगा, रो L की जगह, लेंथ की जगह क्या आएगा, 100 माइनस L बाय एरिया, तो क्या है, सेम। अब क्योंकि सेंट्रल आर्म में करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मींस ये R बाय P की रेशो और S बाय Q की रेशो क्या आएगी, सेम। इसीलिए ये बनाया कि अगर यहां से पता ना चले, ये R बाय P की रेशो और S बाय Q की रेशो क्या होती है, सेम होती है। बैलेंस कंडीशन यही तो होती है, तो बस कर दो फिर, R बाय P इज इक्वल टू
एस बाय क्यू। आर तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप ही तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से की निकाली है, तो वो तो आपको पता होता है। तो आर एस सच वैल्यू किसकी निकालनी होती है, आपने एस की। तो एस को एक तरफ कर देते हैं, ये एस को इस तरफ, बाकी दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो बन गया आर बाय पी इंटू क्यू। ये चीज हो गई। अब आर तो एस सच रहेगा, पी की जगह क्या आ जाएगा, पी की जगह आएगा आपका रो एल बाय ए, और क्यू की जगह क्या आएगा, ऊपर रो 100 माइनस एल बाय ए। ये चीज आ गई। तो ये रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या बन गया आपके पास, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। तो इस तरह बच्चों आप अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जोकि मूव करवानी है और एल लेंथ पता करनी है कि कितनी है वो लेंथ जिस पे बैलेंस पॉइंट आया था या नल पॉइंट आया था। उसके बाद बस वैल्यूज को पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों आपने ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, ध्यान देना। आपने याद करना है, देखो अगर आप आर बाय एस की रेशो कर रहे हो तो आर बाय एस, आर के आगे कितनी लेंथ आ रही है एल, और एस के आगे कितनी लेंथ आ रही है 100 माइनस एल। तो आपने बस इस तरह इस फॉर्मूले को याद करना है। इस फॉर्मूले से आपका सब कुछ निकल जाएगा। एस निकाला तो क्या है, एस उधर चला गया, 100 माइनस एल इधर आ गया, एल नीचे डिवाइड हो गया, तो यही आ गया। तो आपने बस फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है, जिसके आगे जो लेंथ आएगी वो सामने लिख देनी है। आर के आगे एल है तो एल, एस के आगे 100 माइनस एल है तो 100 माइनस एल। क्योंकि बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको वो लेंथ इस तरफ से दे देगा, वो बोलेगा कि भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना और बैलेंस पॉइंट जो है उसी साइड से जो है एल आई है। तो फिर आप फॉर्मूला अगर इस तरह याद कर लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हर बार बैलेंसिंग लेंथ स्टार्टिंग से हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया कि आपने फॉर्मूला ऐसे याद करना है। बस मेरे लिए फॉर्मूला बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है। ये सीधा रट्टा मत लगाना, फॉर्मूला बस आपने ऐसे याद करना है कि आपको देखो एक लेंथ वो देगा, या इधर से दे देगा या दूसरी तरफ से दे देगा। एक लेंथ उसने दे दी, दूसरी आप सीधे फाइंड कर लोगे, क्योंकि अगर मान लो इसने दे दी कि ये 10 है तो बची कितनी, टोटल आपको पता है हर बार 100 होगा, एक 10 में तो दूसरा कितना हो गया 90। बस उसके बाद सीधा मेरा फॉर्मूला ये लगाना है, ये नहीं कुछ करना। ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आर बाय एस, आर के सामने वाली लेंथ उसके आगे, एस के सामने वाली लेंथ उसके आगे। फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि इधर से नल पॉइंट आया है, इधर से आया या उधर से आया, बात वही है, एक्सप्रेशन वही आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको एक मीटर ब्रिज दिया है जिसके एक तरफ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक एस रेजिस्टेंस है जो अननोन है। जब ये इस तरह लगे हुए थे तो बैलेंस लेंथ आई L1, मतलब दूसरी साइड क्या हो जाएगा, आपको बताया था टोटल 100 है, तो ये हो गया 100 माइनस L1। और जब कहते आपने रेजिस्टेंस S को शंटेड किया इक्वल रेजिस्टेंस से, शंटेड का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना, याद रखना इस चीज को, शंटेड मींस पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। तो जब आपने शंटेड किया इसको इक्वल रेजिस्टेंस के साथ, मतलब S के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया S पैरेलल में, तो नया बैलेंस लेंथ 1.5 L1 हो गया। पुराना L1 था, नया 1.5 L1 हुआ। तो बताओ S की वैल्यू। तो पहले हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहले इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, केस 1 के अकॉर्डिंग, जब S रेजिस्टेंस अकेला लगा था तो बैलेंसिंग लेंथ L1 थी। तो क्या बनेगी इसकी कंडीशन, देखो मैंने क्या सिखाई थी आपको, R बाय S इक्वल टू R के सामने L1 और S के सामने 100 माइनस L1। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। इसमें वैल्यूज को फिल कर दो। R की जगह आ गया 5, S की जगह क्या आ गया आपका S, L1 100 माइनस L1। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेकंड में क्या बोला कि भी पैरेलल में लगा दिया इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब अब यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिया S, और नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई थी 1.5 L1, मतलब ये हो गया 1.5 L1, और ये कितना बन गया आपका 100 माइनस 1.5 L1। अब यहां लगाओ केस 2 R बाय, अब टोटल लेना, यहां पे जो भी लगेगा ना उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होता है। तो यहां पे ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S और S दो लगे हैं, पैरेलल में लगे तो क्या आएगा S/2 इक्वल टू 1.5 L1 बाय इसके सामने 100 माइनस 1.5 L1। ये चीज आ गई। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2R बाय S, R की जगह वैल्यू फिल कर दो, कितनी आ गई 5 इक्वल टू 1.5 L1 बाय 100 माइनस
1.5 ये चीज आ गई। अब आपने निकालना है S। तो S के लिए बच्चों देखो ये दो इक्वेशन है, इसमें से S निकालना है। तो उसके लिए देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो उससे S गायब हो जाएगा और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास L1 की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही L1 निकला इसमें पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना बच्चों आपने डिवाइड ही करना है। तो मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं दोनों को। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। जैसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ 5 ये इसके साथ कट जाएगा, ये L1 इसके साथ कट जाएगा, है ना, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कटिंग, और तो कुछ कटिंग होगी नहीं। ये 5 इसके साथ कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास 1 बाय, इसके नीचे इसमें आना था तो 2 इक्वल टू यहां 1 बाय 100 माइनस L1 बाय 1.5 100 माइनस 1.5 ये चीज आ गई। उसके बाद 1/2 SH ये जो है ऊपर चला जाएगा तो 100 माइनस 1.5 L1 बाय नीचे 100 माइनस L1 इंटू 1.5 ये चीज आ गई। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, इस 1.5 को उधर भेज देते हैं तो 1.5 बाय 2 100 माइनस 1.5 L1 बाय 100 माइनस L1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 15 बाय इसका डेसिमल हटा के 20 कर देते हैं और ये 5 3 15 5 4 20 कर देते हैं तो 100 माइनस 1.5 L1 नीचे 100 माइनस L1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 300 माइनस L1 400 माइनस 1.5 L1 300 माइनस 3 L1 400 माइनस 15 4 60 तो 6 बच जाएगा क्योंकि डेसिमल है 6 L1। ठीक है इधर भेज दो तो 3 L1 माइनस में था ये इधर आके प्लस 6 L1 हो गया 400 माइनस 300 हो गया तो ये बन गया आपका 3 L1 इधर बच गया 100 तो L1 कितना आ गया 100/3 तो L1 आ गया 100/3 सेंटीमीटर में होता है ये चीज। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं तो जब पुट करोगे तो 5/s था L1/100 माइनस L1 ये था तो L1 की जगह आ गया 100/3 यहाँ पे 100 माइनस 100/3 दिस इज 100/3 यहाँ पे एलसीएम लोगे ये 300 बन जाएगा 300 में से 100 गया 200 और नीचे 3 से 3 कैंसिल तो 100/200 ये कैंसिल 1/2 और इस तरफ क्या है आपका s 5/s तो 5/s इक्वल टू 1/2 s उधर चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 ओम। तो दिस इज योर क्वेश्चन कि s की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं सो दैट आपका कंसेप्ट सॉलिड हो जाए। ठीक है लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। इसमें बच्चों जब x और y दो अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज में लगे थे तो आपको बैलेंस लेंथ दे दी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए और फिर बोला व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y। जब आप y के साथ एक 15 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दोगे तो आपका जो नल पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए, मतलब पहले से 10 सेंटीमीटर ए की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर ये बोल दिया आपको एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। और पूछा है कि बताओ नल पॉइंट कहां आएगा जब आप 30 ओम पैरेलल में लगा दोगे y में। तो ये तो बड़ा ही घुमाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, मतलब दिया सीरीज में है पूछ पैरेलल में रहा है, क्या ही चल रहा है ना क्वेश्चन में। तो बड़े आराम से समझना इस क्वेश्चन को। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा क्योंकि उसने नल पॉइंट पूछा है आपसे कि नल पॉइंट बताओ कहां होगा, तो सबसे पहला स्टेप ये है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। बिना x और y के बच्चों हम नल पॉइंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन ही क्या है रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंसेस होती है ना, तभी तो नल पॉइंट निकलता है। तो पहला काम है x और y निकालना। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, देखो पहले इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंडीशंस बनाओ। तो यहाँ x यहाँ y यहाँ 60 है तो बचा कितना आपका 40 सेंटीमीटर। तो केस 1 के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन बनेगी x/y इक्वल टू 60/40 कटिंग कर दो तो ये बन गया 3/2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या हुआ बच्चों, आपने y के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया 15 ओम का। तो यहां पे अब सीरीज में लग गया 15 ओम का रेजिस्टेंस।
तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, y प्लस 15 बढ़ गया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जिस साइड रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, उस साइड की जो लेंथ भी होती है वो भी बढ़ जाती है। आपको कई बार ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं इधर सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो नल पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो अगर नल पॉइंट यहां से लिया, आपको पता है कि इधर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो इस साइड वाली लेंथ बढ़ेगी, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ, ठीक है। वहीं आप अगर पैरेलल में लगाओ तो आपको पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो उस केस में ये आगे वाली लेंथ भी कम हो जाएगी। तो उस केस में बैलेंस लेंथ जो है वो इस तरफ बढ़ जाती है, मतलब ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट साथ में सीख लेना, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, दोबारा एक बार बता देता हूं कि अगर आप किसी आर्म में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, बढ़ाने का वे क्या है, सीरीज में लगा रहे हो, तो उसके सामने वाली लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो पॉइंट उसके ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप किसी आर्म में रेजिस्टेंस कम कर रहे हो, कम करने का वे क्या होता है, पैरेलल में लगा रहे हो, तो उसके सामने वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बैलेंस पॉइंट उसी के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे वापस। तो हमने सीरीज में लगा दिया 15 ओम का, जैसे ही लगाया 15 ओम का तो उसने क्या बोला, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर से टुवर्ड्स ए। और ये होना ही था क्योंकि इधर लगा है सीरीज में, रेजिस्टेंस बढ़ा है तो इधर की लेंथ बढ़ेगी, तो बैलेंस पॉइंट इधर ही शिफ्ट होगा। तो इस साइड शिफ्ट हो गया बैलेंस पॉइंट कितने से, उसने बोला शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब ये है आपका नया बैलेंस पॉइंट, तो इसको कर देते हैं अरेज। तो इसके सामने अब कितनी लेंथ आएगी एक्स के सामने, तो पहले कितना था टोटल यहां से लेके यहां तक 60, जिसमें से 10 इस तरफ शिफ्ट हो गया तो कितना बच गया, 50 सेंटीमीटर। और अगर ये 50 है तो रिमेनिंग वाला भी कितना होगा बच्चों, दिस रिमेनिंग वन इज 100 माइनस 50 दैट इज 50 सेंटीमीटर। बस यही काम है, 10 शिफ्ट हुआ है, पहले 60 था तो इधर 50 हो गया, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 दैट इज 50। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाओ। तो यहां पे आया x बाय, उधर टोटल कितना है, y प्लस 15 इज इक्वल टू 50 बाय 50। ये चीज आ गई, तो ये कैंसिल हो गया, यहां से ये आ गया 1, तो यहां से x आ गया y प्लस 15 के इक्वल। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल डिवाइड करना है, डिवाइड से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस बन गई, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां से आप क्या कर सकते हो, अब x की वैल्यू निकाल दो या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो यहां से y कितना आएगा, ये y ऊपर चला गया तो 2x बाई 3 आ गया। ये पुट कर दो वैल्यूज, 2x बाई 3 प्लस 15, ये x ये इधर भेज दो, x माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 15, 3x माइनस 2x बाई 3 15, 3x माइनस 2x कितना हो गया, x 15, ये 3 ये उधर चला गया, 15 इंटू 3 45, तो x आ गया आपका 45। अब y के लिए इसमें वैल्यू को पुट कर दो, तो y इक्वल टू 2 इंटू 45 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y आपका आ गया 30। तो इस तरह बच्चों आप x और y निकाल दो, अगर इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो तो डिवाइड कर दिया करो। ये सिंपल थी तो इसलिए यहाँ पे पुटिंग सब्स्टिट्यूशन ये चल के हमारा आंसर आ गया। तो पहला काम तो हो गया, यू हैव x एंड y। अब आगे देखो तो बच्चों, अब मैंने यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे y लगा दिया, सब कुछ अरेज कर दिया क्योंकि न्यू पार्ट शुरू होने लगा है, सेकंड इंटरवल शुरू होने लगा है आपका, ना। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। अब नया आपने बैलेंस पॉइंट फाइंड करना है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, जिसमें आपको अब इसके साथ एक पैरेलल में 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये चीज उसने बोली। तो अब तो कुछ भी नहीं है, आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, लगा दो कंडीशन। तो क्या कंडीशन लगेगी, x की जगह सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं 45 बाय, अब ये दोनों पैरेलल में लगे, सेम लगे, इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। सेम लगे हैं, पैरेलल में लगे, तो आपको पता है कि 30 बाय कितने लगे 2, तो कितना आ गया 15। तो इसकी जगह आ जाएगा 15 इक्वल टू, इसके सामने लेंथ l और इसके सामने लेंथ 100 माइनस l। कटिंग कर दो, 15 3 जा 45, 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे l आ गया, 300 माइनस 3l इज इक्वल टू l, 300 इक्वल टू l प्लस 3l, 300 इक्वल टू 4l, तो l आ गया 300 बाय 4। अब कटिंग कर दो, 2150 पे गया, तो ये बन गया अपना 2, ये बन गया 7 और ये 75। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई आपकी, 75 सेंटीमीटर फ्रॉम किस एंड से, फ्रॉम एंड ए। और अगर उसने पूछा गया फ्रॉम एंड बी से बताओ, तो बी से क्या था 100 माइनस एल, मतलब 100 माइनस 75,
तो 25 फ्रॉम एंड बी। तो कई बार ये भी चीजें साथ में देख लेना कि उसने किस एंड से पूछा है। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन नीट में ये पूछ लें आपसे, जेई में ये पूछ लें एंड ए से बताओ या एंड बी से, और हम एक्साइटमेंट में सारा क्वेश्चन करके देख लें कि 75, और वो भी बड़े चालाक होते हैं, वो भी ये आंसर में देंगे, पूछा एंड बी होगा। तो ये चीजें जरूर ध्यान पे देना कि ये ना सारा क्वेश्चन करके एंड में दोबारा कर। ठीक है, तो आई होप अब आपको मीटर ब्रिज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और आपको बोर्ड्स में भी आते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।